जय हिंद बच्चों। आज हम मध्यकाल का वो टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं जहां से यूपीएससी और स्टेट पीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में मुगल काल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, किस बारे में पूछे जाते हैं, और बड़ी बड़ी कोचिंग कंपनी और कोर्सेज क्या बेचने में लगे हैं, जबकि वो तो पूछा ही नहीं जा रहा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जी हाँ, उनसे पता चलेगा कि एक्चुअल में केवल मुगल साम्राज्य नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा कहां से जा रहा है। आप युद्ध पढ़ने में लगे हैं, आप पढ़ने में लगे हैं कि कौन कब पैदा हुआ, कौन कब मर गया, अकबर ने ये पैदा करके ये कर दिया, इस समय पे ये युद्ध लड़ लिया, जबकि प्रीवियस ईयर से अपन को पता चल रहा है कि ये तो पूछा ही नहीं जा रहा। तो भाई पूछा क्या जा रहा फिर अपन को प्रीवियस ईयर पेपर मैंने एमपीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी में, बिहार पीएससी, राजस्थान पीएससी, यूपी पीसीएस, इन सभी को मिलाकर कुछ कॉमन क्वेश्चन निकाले हैं। एक्चुअल में ये एक एक क्वेश्चन हर स्टेट और यूपी, स्टेट पीएससी और यूपीएससी में 5-5 6-6 बार आया है। तो मैंने कुछ 80% कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर छांट कर निकाल लिए हैं और आपको बताने के लिए कि एक्चुअल में पूछा क्या जाता है और बदले में लोग पढ़ा क्या देते हैं। तो इस चैनल का बेसिक मतलब यही है कि सीरियस स्टूडेंट को उनके गोल तक पहुंचाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरे मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं ताकि हम उसी रास्ते में आगे बढ़ें, उसी रास्ते पे पढ़ें। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता रहा हूँ, फिर आपको मैं इसके पीछे की ट्रिक बताऊंगा कि एक्चुअल में प्रीवियस ईयर्स, एक्चुअल में सिलेबस और एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। आप देखिए, ये एक एक क्वेश्चन ना 5-5 6-6 बार आया, इसलिए मैंने लिखा नहीं कि किस किसने पूछा है, बहुत लंबी लाइन चली जाती। सबसे पहले आप देखिए कि मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में बताइए। चलिए पहली चीज अपन मान लेते हैं कि सेना पूछा है, मतलब प्रशासन पूछा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है। सेना, प्रशासन, रणनीति, स्ट्रेटेजी, वो पूरा एक ही पार्ट हो जाता है। दूसरा देख लेते हैं मुगल काल की समाज में महिलाओं की स्थिति, मतलब सोसाइटी पूछी है। महिलाओं की स्थिति तो हर किसी साम्राज्य की पूछते हैं, किसी भी टाइम की पूछते हैं, मतलब सामाजिक स्थिति, ठीक है। उसके बाद अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन, अगर धर्म यानी कि रिलीजन आ गया, समाज आ गया, सैन्य आ गया, धर्म आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ये बाबरनामा के अनुसार समकालीन भारत का वर्णन। एक्चुअल में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसमें उसने उस समय पे भारत में हो क्या रहा था, कैसे कैसे साम्राज्य थे, उसके बारे में लिखा था। तो बाबरनामा में भारत की कालीन स्थिति, समकालीन से आप ये समझ लो कि अगर आप उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति बता दो, सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और कल्चरल, पूरा 5-5 लाइनें भी लिख दो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब अगेन यही सारी पॉइंट आप इसमें लिख दो तो आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है कि नूरजहां ने अपने समय में राजनीतिक परिस्थितियों को कैसे प्रभावित किया। देखो आगे मैं आपको बताऊंगा, हालांकि शॉर्ट में बता देता हूँ। जहांगीर जो अकबर का बेटा था ना, वो बीमारी रहता था, तो उसकी बीवी नूरजहां ज्यादातर साम्राज्य चलाती थी। तो नूरजहां ने कुछ अपने हिसाब से भी चलाती होगी, कुछ तो मॉडिफिकेशन करती होगी अपने हिसाब से। जैसे कि उस समय के जो सिक्के थे उस पर नूरजहां की फोटो होती थी, नूरजहां का साइन होता था। तो उसने कैसे प्रभावित किया, लेकिन फिर भी अगेन मैं बेसिक पॉइंट क्या कह रहा हूँ, राजनीतिक परिस्थिति, अगेन पॉलिटिकल आ गया है ना, सामाजिक, धार्मिक, सैन्य, ये सब आ रहा है, प्रशासनिक, इस समय की स्थिति में, इसमें तो चारों चीजें आ जाएंगी। उसके बाद भारत में मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव का वर्णन, मतलब भारत में मुस्लिम संस्कृति। अब मुस्लिम संस्कृति केवल एक ही चीज थोड़ी हो जाएगी कि अब मस्जिद, मकबरे बता दो, आपको उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, सारी चीजें बतानी पड़ेगी। तब उससे पता चलेगा कि एक्चुअल में जो विदेशी आक्रमणकारी या फिर जो मध्यकाल में जो क्या कहते हैं मुस्लिम वंश थे, चाहे वो सल्तनत काल के हो चाहे मुगल काल के, उन्होंने प्रभाव क्या डाला, तो आपको सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। उसके बाद अगला आ रहा है जहांगीर की चित्रकला, मतलब सांस्कृतिक वाला पार्ट आ गया। जहांगीर वाले काल में चित्रकला अपने बहुत ही आर्ट एंड पेंट, बहुत ही अपने गोल्डन पीरियड पे था, समझ लो। उसके बाद वो पूछ रहा है कि मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था। अब देखना, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था, ये इतनी बार पूछा है, इसका मतलब मुगल का प्रशासन। एक्चुअल में आप सिलेबस उठा के देख रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को और खासकर सिलेबस को प्रिंट करवा के रख लो। सल्तनत काल और मुगल काल का प्रशासन पूछेंगे, ये तो सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है, आप एक बार जाके देखिए तो। उसके बाद लिखा है कि अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहते हैं। इसको ये क्वेश्चन ना मैं 3-4 अलग अलग टाइप से पूछा है, तो मैंने एक क्वेश्चन उन सब का बना के लिख दिया आपको इजी पढ़ने के लिए। अकबर को एक बात बताओ, किसी व्यक्ति को आपको बताना है कि वो इतना महान क्यों है, तो आपको उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य, सभी परिस्थितियों के बारे में बताना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि उतने भी क्वेश्चन आ जाएं, सभी
कि केवल सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति, अब चाहे अपन बाबर पढ़ लें तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पढ़ लो मतलब बाबर खत्म, चाहे आप हुमायूं पढ़ लो, अकबर पढ़ लो, शाहजहां पढ़ लो, जहांगीर, कोई भी, औरंगजेब, कोई भी पढ़ लो, इसका मतलब है कि केवल यही पूछता है। आप युद्ध पढ़ने में लगे हुए हैं, कौन सा राजा कब पैदा हुआ, कब मरा, ये पढ़ने में लगे हुए हैं, कौन सी मस्जिद, कौन सा किले का कब निर्माण करवाया, ये पढ़ने में लगे हुए। अरे भाई, आप ये तो देखो पहले सिलेबस क्या कह रहा है आपसे, आप ये तो देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं आपसे, वही तो ना पूछेंगे। आप कुछ भी पढ़ते जाओ ऐसे तो फिर धरती में 50 पुस्तकें रखी हैं, हजारों पुस्तकें रखी हैं अकबर के बारे में, मुगल काल के बारे में, सब पढ़ लोगे क्या? पर जो आना है वो तो पढ़िए, जो आपको यूपीएससी पास कराएगा, जो आपको स्टेट पीएससी के एग्जाम जीएस के पास कराएंगे, वो तो पढ़िए पहले। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, जितने भी आप टॉपर वाले या फिर सिलेक्टेड लोग देख रहे हो, वो लोग आप कभी उनके इंटरव्यू ऑब्जर्व करना, सिलेक्ट होने के बाद जब वो इंटरव्यूज देते हैं था, वो बहुत ही क्या कहते हैं क्लियर माइंडेड लोग होते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, दिमाग में बहुत ज्यादा कचरा भरे टाइप के नहीं होते, एकदम ऐसे टाइप के लोग नहीं होते, एकदम आप देखा होगा शांत स्वभाव के, एकदम क्या कहते हैं सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो एनालाइज कर लेते हैं कि क्या पूछ रहा है, हमें क्या बताना है। एक्चुअल में इनमें से कई बार तो 3-3 क्वेश्चन एक ही बार में पूछ लेता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 2017 में मुगल के बारे में 3 क्वेश्चन दे दी, बताइए 3 क्वेश्चन यूपीएससी में मुगल के बारे में, 17 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बार ऐसा हुआ था एक्चुअली। उसके बाद मेजोरिटी ये है, ये 80% मुगल खत्म। उसके बाद मैंने कुछ अलग से लिखा है, जैसे एक एक वर्ड के भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, कि बाबरनामा, ये एक्चुअल में क्वेश्चन आया है, तो ये चीजें मिसलिनियस है। सोचिए कहाँ इस तरफ इतना, कहाँ इस तरफ इतना। दीन इलाही अगेन धर्म से आ गया, हल्दी घाटी का युद्ध प्रशासन से आ गया, सैन्य से आ गया, बाबरनामा संस्कृति से आ गई। इसका मतलब आपको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पढ़ना है मिडिवल हिस्ट्री में। मैंने सल्तनत का भी ऐसा पिछली वीडियो में बना कर दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो अब अपना मुगल काल शुरू करते हैं, जिसमें आपको पूरा बाबर, इसके बाद हुमायूं और सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। ये रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चाहे तो आप भी अब जब नोट्स बना रहे हैं ना, तो पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ताकि आप भटके नहीं, सही रास्ते में पढ़ाई करते रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले करें बाबर की बात। भाई ये 1526 से लेके 30 तक इसका शासनकाल रहा है। एक्चुअल में 1526 के पहले भी ये बाबर आया था 1519 में, पर केवल लूटने के उद्देश्य से आया था, कि भारत की बहुत सांस्कृतिक प्रतिष्ठा, धन दान देख के पैसे, ऐसे जैसे महमूद गजनबी और गौरी आए थे ना, पैसे देख के सोमनाथ मंदिर लूट के चले गए थे, वैसे ही केवल बाबर आक्रमणकारी बन के आया था, तुर्क का व्यक्ति था, और लूट की और सारा चीज ले गया था। वो मैं अभी अपन बात करेंगे। पर एक्चुअल में जब भारत में साम्राज्य बसाने आया, वो आया था 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई में, तो जिसकी अपन आगे बात करेंगे। उससे माना जाता है कि बाबर भारत आया, उसके पहले तो बस लूट कर चला गया था। तो सबसे पहले देखें भाई, ये मूल स्थानीय कहाँ का था, मूल कहाँ का है, तो ये है तुर्क का। एक्चुअल में ये तुर्क का वहां का छोटा राजा, छोटे क्षेत्र का राजा था, और फरगाना का शासक था। फरगाना वहां पर एक जगह है तुर्क साम्राज्य की, जहां पर ये शासक ऑलरेडी था उस समय जब भारत नहीं आया था। तो और लगभग 11 से 13 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गया था। अकबर भी छोटी उम्र में बना था 13 वर्ष में, ये भी छोटी उम्र में बन गया था, पर ये फरगान का था, भारत का नहीं था। ये किस वंश का था, बस वंश पूछे जाते हैं, तो ये 2 मिक्सचर वंश का था। पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था, जो तैमूर भारत पे आक्रमण करने आया था, तैमूर लंग। उसके बाद माता की तरफ से मंगोल, ये जो मंगोलिया साइड है, चंगेज खान जो आपने नाम सुना होगा, वो मंगोली था। तो माता साइड से मंगोल वंश का था, और पिता साइड से तैमूर वंश का था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद भारत पर आक्रमण इसने कुल 5 आक्रमण किए हैं, जिसमें से पहला केवल लूटने के नजरिए से आया था, अगले 4 भारत में उसने जैसे दूसरा आक्रमण किया, पहला लूटने के लिए किया, दूसरा जैसे किया, और भारत में अपना मुगल साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो अब दिल्ली अपन एक एक करके बिल्कुल लाइन बाय लाइन भारत पर उसने कौन से आक्रमण किए वो देख लेते हैं। ये पानीपत का, ये एक्चुअल में दूसरा है, मैं यहाँ पे मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया था। सबसे पहला है बाजौर का युद्ध। बाजौर का युद्ध उसने 1519 में किया था। देखिए 19 लिखा है, जबकि मैंने क्या बताया है, बाबर की साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है 1526 से। इसका मतलब 1519 में, मतलब पहले 5 साल पहले, सॉरी 6 साल पहले, ये बस लूटने आया था। आया, सबको नष्ट किया, जो भी खजाना मिला लूटा और चला गया। उसको कौन सा युद्ध कहते हैं, बाजौर का युद्ध। बाजौर के युद्ध में इसने भरसक बारूद का प्रयोग किया था, तोप का प्रयोग किया था। जी हाँ, तोप बारूद इस समय पर आने लग गए थे, क्योंकि इसके जस्ट इसी के समय साउथ में, जिसकी मैंने प्रीवियस वीडियो डाली है, बहमनी साम्राज्य, जो भी मुस्लिम साम्राज्य था मध्य भारत का पहला, उसने भी बारूद प्रयोग कर दिया था। और इसने बहरा का किला जीता था। बहरा का किला भी इसने
तोप की बदौलत ही जीता था और बाजार के युद्ध में। और इसने जैसे ये जीता तो इसने, अभी तो ये फरगना का बस राजा था, शासक था, उसके बाद इसने बादशाह की उपाधि ले ली थी वापस फरगना या तुर्क क्षेत्र में जाके। भारत में नहीं ली थी, वहीं पर जैसे भारत में ये खजाना लूटा तो बादशाह की उपाधि इसने ले ली। याद रखिएगा ये पहले ही युद्ध में लिया था और इस समय ये भारत का राजा या सुल्तान सल्तनत नहीं था। ठीक है, बस आया, बेहरा का किला जीता, पूरा लूटा, बादशाह की वापस गया, बादशाह की उपाधि ली। ठीक है, और बारूद का प्रयोग किया था। उसके बाद 1519 हो गया, चला गया। उसके बाद वापस दोबारा लौट के आया 6-7 साल बाद 1526 में, जिसमें जो अपन जानते हैं पानीपत के युद्ध के नाम से। ठीक है, उसमें एक्चुअल में ना पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ इसने युद्ध किया था। इब्राहिम लोदी उत्तर भारत में लोदी वंश का शासक था। ये बहुत ही क्रूर था, इसके आजू बाजू के राजा इससे बहुत ही परेशान थे। उनमें से एक बाजू का राजा था खान, क्या कहते हैं, राणा सांगा। ये राजस्थान और थोड़ा सा यूपी एमपी वाला पार्ट है, उसमें रहता था। ये इसको बहुत परेशान करता था इब्राहिम लोदी। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो राणा सांगा ने सोचा मैं क्या कहते हैं बाबर को बुला लेता हूँ, बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा और वापस चला जाएगा। जब वापस जाएगा तो मैं इब्राहिम लोदी की सल्तनत, अफगानी था ये, तो इब्राहिम लोदी की मैं सल्तनत हथिया लूंगा। ये उसका पूरा प्लान था। तो इसलिए उसने बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, ये कहा जाता है। तो बाबर आया, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी को हराया जैसा कि राणा सांगा सोच रहे थे। तो राणा सांगा सोच रहे थे कि ये इसको हराएगा और वापस चला जाएगा, पर यहाँ बाबर ने खेल खेल दिया। बाबर ने राणा सांगा के कहने पर इब्राहिम लोदी को हराया तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, पर ये वापस नहीं गया। भारत में ही इब्राहिम लोदी को हराकर पूरे अफगान क्षेत्र को, अफगानी वंश को जो उत्तर भारत का था, पूरे में अपनी मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। वापस नहीं गया जैसा कि राणा सांगा सोच रहा था। और क्या कहते हैं, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली और राजधानी इसने बनाया दिल्ली को। पूरा उत्तर भारत अब बाबर का हो गया, जो कि सोचा था राणा सांगा ने कि मेरा होगा। जैसे ही 1526 में इसने इब्राहिम लोदी को हराया, उसके बाद 1527 में ये आ गए खानवा का युद्ध कर दिया इन्हें, राणा सांगा को ही पछाड़ दिया। ठीक है, सबसे पहला युद्ध ये था। ये मैंने दूसरे नंबर पे मैं गलती से लिख दिया है। सबसे पहला युद्ध ये था। बाजार का युद्ध केवल लूटने के उद्देश्य से आया था, तोपों का प्रयोग किया, बारूद का बहुत प्रयोग किया, बेहरा का किला जीता। उसके बाद पानीपत का युद्ध, उसके बाद जिसकी बाबर ने हेल्प ली थी राणा सांगा की, उसी को हरा दिया खानवा के युद्ध में, जो कि 1527 में था। राणा सांगा को हरा दिया और ये युद्ध इतना भयंकर था। राणा सांगा कोई छोटी फर्म नहीं थी, बहुत बड़ा, बहुत विशेष शासक था वो। राणा सांगा के बारे में लगभग जो वीडियो देख रहे हैं हर कोई नाम तो सुना ही होगा, अगर उसके बारे में पढ़ा भी ना हो तो। बहुत महान शासक था और इसके पास बहुत बड़ी सेना भी थी। तो जब खानवा का युद्ध होने लगा तो बाबर को लगा कि यार युद्ध ना हाथ से निकल रहा है, ये अपन हार जाएंगे। तो बाबर को सोचो जीतने के लिए क्या हथकंडा आजमाया इसने जीतने के लिए जिहाद का नारा देना पड़ गया इसको। जिहाद का नारा, जिहाद आपको एक्चुअली मैं बताता हूँ होता क्या है। ये मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, उसका कश्मीर में आते हैं देश में, वो भी लव जिहाद की बात करते हैं। होता क्या है, जिहाद का मतलब होता है धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध, इसका मतलब होता है जिहाद। तो जिस भी मुस्लिम शासक को जीतना होता था तो वो अपनी सेना में और पूरी प्रजा में बात फैला देते थे कि अब तो जिहाद की बात आ गई। जिहाद की बात आ गई मतलब अब तो लड़ना ही पड़ेगा, अपने धर्म को खतरा है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो जब भी जिहाद की बात आती थी तो लोग मर कटने को तैयार हो जाते थे। यही सेम चीज करी बाबर ने और यही सेम चीज करते हैं ये जो आतंकवादी संगठन होते हैं। तो इनको जो लड़कों को भेजते हैं स्लीपर सेल बना के, जैसे कसाब हो गया और भी कई सारे आतंकवादी, इनको भी जिहाद बोल देते हैं कि तुम्हें जाना है, भारत पर हमला करना है, क्योंकि अब जिहाद है, क्योंकि तुम्हें अपने धर्म की रक्षा करनी है। तो धर्म की रक्षा के लिए जो इंसान शहीद होता है उसको जिहाद कह देते हैं और कह देते हैं कि जन्नत मिलती है, 72 हूरें, अंधा पैसा, अंधा खाना, अंधी शराब और अंधी लड़कियां, वो सब ऐसा सब कुछ बता देते हैं फालतू की। हालांकि ऐसा है नहीं। जिहाद का मतलब होता है असल में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध। मतलब जिहाद तब करो जब अपने खाने पे, अपनी रोटी पे, अपने पे बात आ जाए, जब तो फिर कोई दूसरा रास्ता ना बचे, उसको कहते हैं जिहाद। पर आतंकवादी कुछ और ही समझ जाए, उनको कुछ और ही ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। खैर, कि युद्ध इतना भीषण था राणा सांगा के साथ कि उसको जिहाद का या धर्म युद्ध का नारा देना पड़ा। और जैसे ही युद्ध जीता, क्योंकि बड़ी मुश्किल में तो युद्ध जीता,
जैसे युद्ध जीता तो अपने आप को काय की गाजी की उपाधि इसने दे दी थी। ठीक है, गाजी की उपाधि दे दी। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि तलगमा क्या होता है। तलगमा एक्चुअल में पानीपत ऐसा क्षेत्र है कि पानीपत ऐसा पूरा युद्ध का मैदान है, इस तरफ जंगल इस तरफ जंगल। ठीक है, तो सेना को लड़ने में आसानी भी होती है, एक सेना यहाँ खड़ी हो जाती है, एक सेना यहाँ खड़ी हो जाती है, लड़ लेते हैं। तो इसने तलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। तलगमा की युद्ध पद्धति क्या होती थी, मान के चलो ये है इब्राहिम लोदी और ये है बाबर। इसने क्या किया, अपनी इब्राहिम लोदी की सेना बड़ी थी, इसकी सेना बहुत बड़ी थी, पर बाबर ने एक दिमाग लगाया, इसकी छोटी भले ही सेना थी पर इसने सेना को 3 भागों में बांटा। पहली सेना तो यहीं सामने खड़ी थी तोप वोप लेके, जैसे बताया मैंने तोपों का बहुत प्रयोग किया। दूसरी सेना इसने छुपा दी यहाँ, और तीसरी सेना इसने छुपा दी यहाँ। तो जैसे ही सेना आगे बढ़ी, पहले तो तोपों ने भूंजा, तरीके से भूंजा तोपों ने। उसके बाद जैसे ही ये सेना और आगे आई, इस तरफ से इसने हमला कर दिया और इस तरफ से इन्होंने हमला कर दिया। तो इब्राहिम लोदी की सेना घबरा गई कि अब कैसे बचें, किस तरफ से युद्ध लड़ें, सामने से लड़ें कि इस तरफ से मार रहे हैं वो भी ये भी मार रहे हैं, कहाँ से लड़ें। तो इस तरीके से इस पद्धति को कहते हैं तलगामा पद्धति। तलगामा पद्धति का मतलब होता है दुश्मन को 3 तरफ से घेर के और उस पर हमला करना। इसकी पद्धति का इजाद किया था बाबर ने ही। ये 3 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में यूपीएससी स्टेट पीएससी कई बार पूछते हैं। उसके बाद इसने पूरी जीत का श्रेय किसको दिया था, तोपचियों को। ये तीरंदाज भी कहता था। तीरंदाज मतलब धनुष बाण वाले नहीं, तीरंदाज मतलब तोप से वो निशाना लगाने वाले, उनको तीरंदाज कहता था। और कौन से 2 तोपची थे, ये इनको वो भारत भी लेकर आया था आगे। उसके बाद कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये 2 नाम याद रखिएगा, कई बार पूछते हैं ना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो तोपचियों ने यहाँ से हमला किया था, तो तोपचियों को श्रेय दिया। और इस पद्धति को क्या कहते हैं, जो युद्ध में 3 तरफ से लड़नी पड़ जाए, 3 तरफ से आक्रमण करना होता है, तलगामा पद्धति। ये सेम पद्धति इसने यूज करी थी बाजौर में, सेम पद्धति इसने यूज करी थी पानीपत में, और सेम पद्धति इसने यूज करी थी खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के लिए। अगली स्लाइड में हम बाबर के बारे में और देखेंगे। चौथा युद्ध उसने 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, जिसमें राजा मोहिनी राय को इसने हराया। उसके बाद 1530 में, जो कि इसका आखिरी युद्ध था, घाघरा में लड़ा इसने, जो कि महमूद लोदी जो अफगान शासक था उसको हराया। और ये बाबर का अंतिम युद्ध था। ठीक है, 1530 में। क्यों था अंतिम युद्ध, क्योंकि 1530 में अब इसकी काबुल जाते समय, ईरान जाते समय वापस इसकी मृत्यु हो गई थी। काबुल में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका मकबरा कहाँ स्थित है, एक्चुअल में देखो 2 चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना। जब ये मरा काबुल जाते समय, ईरान जाते समय काबुल में बीच में मर गया था, तो इसकी जो शरीर है वो दफन है काबुल में। ठीक है, जो कि इसका कहते हैं होम टाउन एरिया था। तो पर इसका मकबरा बना है आगरा में, इसकी विधवा बेगम ने बनवाया था। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, मकबरा बना है आगरा में पर इसका शरीर दफन है क्या कहते हैं, काबुल में। ठीक है, उसके बाद इसको एक उपाधि मिली थी कलंदर, इसका मतलब होता है कि बहुत दान देने वाला, बहुत ही क्या कहते हैं आराम दिल का व्यक्ति, बहुत ही क्या कहते हैं दिलेरी व्यक्ति उसको। तो क्योंकि उदारता के कारण उदारी व्यक्ति को कलंदर कहते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, दम आदम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। तो मतलब बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति, मस्त कलंदर व्यक्ति, वैसा वाला। उसको एक उपाधि मिली थी, पता नहीं क्यों मिली थी, आक्रमणकारी था ये। उसके बाद अगली बात करें मोस्ट आईएमपी की, इसकी सैन्य रणनीतियां क्या रही हैं, इसने क्या क्या नवाचार किए, क्या क्या टेक्नोलॉजी इसने उस समय पे लेके आई, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या। मैंने अलग अलग नाम इसलिए लिखे क्योंकि किसी भी नाम से क्वेश्चन बन जाएगा और अपन को पर तैयार रहना है। देखो मुगल काल में ना प्रशासन सामाजिक व्यवस्था पूछी जाती है। मैं आपको हर राजा के समय की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और उस समय की स्थापत्यकालीन चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप हर चीज़ से 2-2 चीज़ें भी याद रख लो, तो 5-6 राजा हैं मुगल काल के, बाबर से लेके पूरा औरंगजेब तक। तो 2-2 लाइन भी याद रख ली तो 6 दूनी 12 लाइन तो वही हो गई, जबकि 10 लाइन में 100 लाइनों का आंसर हो जाता है। तो स्ट्रेटेजी वाइज समझदारी से खेलिएगा। ठीक है, तो जैसे पूछा जाता है कि मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था बताइए, तो 2 लाइन इसकी लिख दो, 2 अकबर की लिख दो, 2 जहांगीर की, शाहजहां की, हुमायूं की, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था खत्म हो गई। थोड़ा दिमाग से खेलो इस गेम को। ठीक है,
और अपन को पास करना है, इसलिए क्योंकि ये वीडियो मैं केवल सीरियस स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ। उसके बाद पहले ही चीज अपन इसमें देख लें क्या था इसका नवाचार। पहली तो इसकी तुलगामा पद्धति, इसका क्या कहते हैं क्रिएटर कौन है, ये खुद है। तुलगामा पद्धति मैंने अभी बताई, 3-4 जगह से घेर के अचानक हमला कर दो, सामने की सेना को 3-4 जगह तरफ से घेर कर अचानक हमला कर दो, इसको तुलगामा कहते हैं। तुलगामा पद्धति किसने इजाद करी? बाबर ने। उसके बाद तो बारूद और तोप खाने कहते हैं, भारत में बारूद यही लेके आया था, क्योंकि मतलब इसने शुरुआत करी थी कि भारत को जीतने के लिए इसने बड़े पैमाने पर बारूद और पूरा तोप खाना, पूरा तोप खाना चलाना, पूरा तोप चीज़ें मैनेज करना बहुत कॉस्टली होता था, इसलिए ये इधर उधर युद्ध करके खजाना लूटता रहता था। पर यही एक चीज़ थी जिसने इसको पूरा भारत जिता दिया। उस समय तक भारत जीतने में बहुत बड़े पैमाने पर बारूद और तोपों का यूज़ किया है। आपको वो तोपची दो याद होने चाहिए, और बारूद का प्रयोग सबसे पहले जिस युद्ध में किया था वो भी याद होना चाहिए। उसके बाद बात करें निशानेबाज, मैं फिर से कहता हूँ ये तोपचियों को तोपची नहीं कहता था, निशानेबाज कहता था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, इन दोनों को ये लेके आया था अपने साथ तुर्क से। उसके बाद बात करें उस्मानी विधि। उस्मानी विधि क्या होती है? उस्मानी विधि होती है तोपों की विधि, तोपों से युद्ध करने की विधि। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप मत होइएगा। तुलगामा विधि, ये तुलगामा पद्धति अलग है। तुलगामा प्रोसेस जिसमें होता है 3-4 अलग अलग जगहों से रास्ते से घेर के हमला कर दो। उस्मानी पद्धति होती है तोप से हमला करना, ये दोनों अलग है। तोप से हमला करना उस्मानी पद्धति, और अलग अलग जगह से घेर के अचानक से हमला कर देना तुलगामा पद्धति। उसके बाद बात करें गज ए बाबरी, हालांकि प्रशासन का हिस्सा होना चाहिए, मैंने निशान में ही लिख दिया है। इसने ना अपना एक पैमाना चला था, पैरामीटर चला था, जिसको वो गज बोलता था। आज भी कई जगहों पर गज का यूज होता है, जैसे कई जगह फुट का यूज होता है, इंच का यूज होता है, वैसे कई जगह पे आप लोग देख रहे होंगे, शायद आप लोगों के यहाँ पर कहीं गज का यूज होता होगा। तो ये किसने चलाया था, या कौन था इसका इन्वेंटर? बाबर। और इसने अपना एक पैमाना दिया था जो कि कहीं ना कहीं आज भी लागू होता है। 52 गज का दामन आ गया है गाना। उसके बाद साहित्य में क्या योगदान दिए हैं इसने, या फिर संस्कृति में क्या योगदान दिए, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। देखो एक बार यदि संस्कृति का पूछ ले तो संस्कृति वर्ड यूज नहीं करेगा यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी, तो वो साहित्य के नाम से पूछ लेंगे। कुल मिला के वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, सेम चीज पूछ के अलग अलग क्वेश्चन बना के। आप उनको बेवकूफ बनाओ, सेम आंसर लिख के अलग अलग तरीके से, ठीक है, स्मार्ट। उसके बाद बात करें पहली इनकी क्या है, इनने एक बुक लिखी खुद की, तुजुक ए बाबरी, या फिर जिसको बाबरनामा भी कहते हैं। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, अभी मैं बता देता हूँ क्या पूछा था। क्या कि एक तो इनकी ये आत्मकथा है, आत्मकथा मतलब जो स्वयं लिखी जाती है। उसके बाद इसकी भाषा क्या है? तुर्की भाषा, क्योंकि बाबर तुर्क का था और ये तुर्की भाषा में बहुत विद्वान था, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद इसने ना उस अपनी बुक में 2 हिंदू राजाओं का जिक्र किया था। पहले थे कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के थे, विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी इसने बोला था कुछ। उसके बाद एक मेवाड़ के बारे में, राणा कुंभा वाले टाइम पे उसने तारीफ करी थी कि हिंदुस्तान की ये 2 साम्राज्य मेरे हो जाएं तो मैं दुनिया जीत लूं, ऐसा कुछ करके बोला था। और इनको बहुत शक्तिशाली बताया था, किसको? विजयनगर साम्राज्य को और मेवाड़ साम्राज्य को। और उस समय जब ये बाबर विजयनगर के बारे में लिख रहा था, उस समय राजा कौन थे? कृष्णदेव राय, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद इसका अनुवाद, फारसी में इसका अनुवाद किया है क्या कहते हैं, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये पूरा नाम था, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ये इनका आगे चल के इनके वंशज थे ये, अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये अकबर के नवरत्नों में से एक था, है ना, याद रखिएगा। और फारसी में, इस तुर्की में लिखी थी पुस्तक, इसको फारसी में किया अब्दुल रहीम खान ए खाना ने, और इसी तुर्की की पुस्तक को अंग्रेजी में किया है बेब्रिज ने। इसको भूलिएगा मत, ये कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे पूछा जाए कि बेब्रिज। उसके बाद बात करें अपन, इसकी शैली कौन सी थी? मुवैयान पद्य शैली थी इसकी। और एक्चुअल में ये मुवैयान पद्य शैली है ना, बाबर इसका जन्मदाता भी कहा जाता है। मतलब इसने पहले ही अपनी स्टाइल में बुक लिखी और उसको मुवैयान शैली बोल दिया और वही फेमस हो गई, ठीक है, मुवैयान शैली। ये 1 2 3, ये एक बार शायद एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था, हाँ मैंने शायद बोर्ड पे लिखा भी है, और ये सेम चीज फिर यूपीपीसीएस ने भी पूछ लिया था कि बाबरनामा की समकालीन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। आप इसी वीडियो को स्टार्टिंग तक स्क्रॉल करिए, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि बाबरनामा की बुक में समकालीन परिस्थितियों के बारे में क्या लिखा गया है। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर बाबरनामा में कृष्णदेव राय की, मतलब विजयनगर साम्राज्य और मेवाड़ सभ्यता की बात हो रही है, तो मेवाड़ मतलब राजपूतों के समय पर और साउथ में
क्या कहते हैं, कृष्णदेवराय था तुलुप वंश का। तुलुप वंश मतलब विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे। एक वंश था तुलुप वंश, तीसरे नंबर का, जिसका राजा था कृष्णदेवराय। तो आप उस समय की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और मेवाड़ की उत्तर भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक को मिला के लिख दें। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। कुल मिला के कोई कब पैदा होना, मरना, ये सब नहीं बताया जाता। क्वेश्चन नहीं, एग्जामिनर नहीं पूछ रहे हैं। एग्जामिनर पूछ रहे हैं उस टाइम का कल्चर बताओ, वह उस टाइम का क्या कहते हैं सोशल एस्पेक्ट बताओ, उस टाइम की डेमोग्राफी बताओ, ये सब पूछ रहा है एग्जामिनर, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। बिजहात, बिजहात कौन था? बाबर का दरबारी चित्रकार था। इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ये मेंस में 2 नंबर के क्वेश्चन में। और इसको बाबर कहता था ईस्टर्न राफेल, इसको कहते थे। जैसे अपन एक बच्चे को चिंटू बोल देते हैं ना, मोंटी बोल देते हैं, बंटी बंटी बोल देते हैं, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, ऐसे ही इसको नाम बोल देते थे। इसका निकनेम था तारीफ में कि ईस्टर्न का राफेल है ये। और ये दरबारी चित्रकार था कौन? बिजहात। उसके बाद बात करें वास्तुकला की या फिर स्थापत्य कला की, जिसमें पहला है आराम बाग, जो कि आगरा में स्थित है। और ये नूर बाग के नाम से जाना जाता है क्योंकि आगरा की बाबर की बेगम नूरजहां ने बनवाया था। और ये ज्यामिति विधि से बना है, मतलब आप इसको फोटो देख रहे होंगे, ये पूरा एकदम परफेक्ट शेप में बना हुआ है ना। उसके बाद बाबरी मस्जिद है, ये सबसे ज्यादा विवादित मस्जिद रही है। आज यहाँ पर अपने जय श्री राम का मंदिर है, और ये अयोध्या में स्थित है। और इस समय बाबर खुद तो आएगा नहीं ईंट लगवाने हैं, तो उस समय जो बाबरी मस्जिद को बनाने का इंचार्ज था, जो कि मंदिर के ऊपर बना दी थी, वो इंचार्ज था मीर बकी। ठीक है, याद रखिएगा ये। उसके बाद पानीपत में जहाँ इसने युद्ध लड़ा था, वहां पर उसने पानीपत कहाँ, हरियाणा में, वहां पर इसने खुद एक मस्जिद बना दी थी। उसके बाद रोहिलखंड में एक मस्जिद बना दी थी, जो भी आज स्थित है रोहिलखंड क्षेत्र पर। उसके बाद कर यहाँ बाबर खत्म। बाबर के बारे में जो कुछ भी दुनिया में मौजूद था, जो पूछा जा सकता था, पूछा गया है, उस पूरे को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। इसके बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। अगली बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं 1536, इसमें ना मैंने 2 डेट लिखी हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। बाबर के बाद हुमायूं राजा बना। हुमायूं बाबर का बेटा था। पहले ये 1536 से लेके 40 तक राजा बना। उसके बाद एक राजा आया शेर शाह सूरी, इसने इसको भगा दिया। 15 साल तक ये बाहर रहे, 40 से लेके 55 तक। फिर 55 साल में 1555 में ये आए और 55 से लेके 56 तक शासन किया और ये फिर मर गए। उसके बाद अकबर आ जाता है। तो ये 2 साल रहे। मैं आपको 36 से लेके 56 तक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बीच के 15 साल मुगल साम्राज्य भारत में था ही नहीं। हुमायूं भाग गए थे, अभी बताऊंगा कैसे भागे, क्यों भागे, क्या कारण थे। तो 1536 से 40 यानी कि 4 साल शासन रहा हुमायूं का। उसके बाद अगले 15 साल नहीं रहा, 40 से 55 तक। उसके बाद 55 से 56 1 साल और शासन किया और फिर हुमायूं मर गए, अकबर आ गए। इसकी अपन आगे बात करेंगे, फिलहाल समझ लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कि क्या कंडीशंस चल रही थी उस टाइम पे। बाबर तो मर गए काबुल जाते समय 30 में। उसके बाद 36 में 30 में 36 तक अपने पिता के कहने पर हुमायूं ने सारा साम्राज्य अपने भाइयों में बांट लिया। और राजनीतिज्ञ इसको अपनी हुमायूं की बहुत बड़ी गलती बताते हैं, बहुत बड़ी भूल बताते हैं, क्योंकि आगे चल के अपन पढ़ेंगे हुमायूं जब संकट में आया तो हुमायूं को किसी उसके भाई ने हेल्प नहीं करी, न सेना से मदद करी, न पैसे दिए, न रसद दिया, कुछ भी हेल्प नहीं करी। तो और वो कौन से 3 भाई थे? पहला भाई था कामरान, ये कुणाल कामरान नहीं है, कॉमेडियन, याद रखिएगा। कामरान जिसको हुमायूं ने दे दिया काबुल और कंधार क्षेत्र दे दिया। उसके बाद एक भाई था अस्करी, अस्करी भाई को संभल क्षेत्र दे दिया, जो कि अपने आज यूपी का एक जिला भी है। उसके बाद बात करते हैं, एक तीसरा भाई था हिंदाल, जिसको अलवर क्षेत्र दे दिया। अलवर क्षेत्र मतलब आज का राजस्थान में एक जिला ही है प्रॉपर, अलवर। तो आप सोचिए, काबुल, गंधार, उसके बाद संभल, उसके बाद अलवर, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट पूरा ये दे दिया किसको? हुमायूं ने। और यूपी, मिडिल यूपी, ईस्ट यूपी आज का बिहार और एमपी, ये वाला हिस्सा रख लिया हुमायूं ने। ठीक है, तो जैसे अपन एक मैप में बात करें तो ये अपना प्यारा सा भारत, ये हिस्सा दे दिया एक भाई को, ये हिस्सा दे दिया एक भाई को, और ये हिस्सा दे दिया एक भाई को, और खुद रख लिया कौन सा? ये वाला हिस्सा, ये दे दिया, ये रख लिया खुद ने हुमायूं ने। तो जब युद्ध हो रहे थे
तो इस क्षेत्र में पूरा यूपी बिहार में हुमायूं को बहुत मार पड़ती है, तो ये इस तरफ भाग के आ जाता है, तो ये लोग इसकी हेल्प नहीं करते, तो फिर ये फिर सीधा ईरान ही भाग जाता है, ईरान निकल जाता है, आपको बताएंगे। तो अब इसकी युद्ध की बात करें तो प्रमुख युद्ध या राजनीतिक पक्ष या सैनिक पक्ष, इसका सबसे पहला युद्ध हुआ दोराह का युद्ध 1532 में। 36 में आया था, उसके पहले युद्ध हो रहा था, अफगानों को हरा दिया था। अफगान मतलब नॉर्थ वाला पार्ट में अफगानों को हरा दिया था। यहाँ से होती शुरुआत इसकी चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध में क्या हुआ कि इसने शेर शाह सूरी से पंगा ले, और शेर शाह सूरी ने इसको पटक के मारा तरीके से, ठीक है। और ये बिहार का क्षेत्र है, चौसा है ना, बिहार मतलब जहां पर ये ऑलरेडी था, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर है बिहार, यहीं पर उसने बहुत मारा इसको, बिहार का है। और जब ये शेर शाह ने दौड़ा दौड़ा के मारा, तो चौसा के युद्ध में, चौसा बिहार में है, तो बिहार से बहती गंगा नदी, तो अब भागने के लिए गंगा नदी को पार करके भाग रहा था, तो एक भिस्ती ने इसकी हेल्प करी। भिस्ती मतलब होता है नाव चलाने वाला, नाव वाहक। तो बिहार से एक भिस्ती की सहायता से गंगा नदी पार कर जान बचाई किसने हुमायूं ने अपनी जान बचाई। और जिस भिस्ती ने इसकी हेल्प करी थी ना गंगा पार करने में, उसको एक दिन का राजा बना दिया था इसने। खुश हो गई कि तुमने हमारी जान बचाई, एक दिन पूरा साम्राज्य तुम चलाओ, ऐसा वाला। उसके बाद ये कहाँ गया, ईरानी शासक के पास उसने शरण ले ली, क्योंकि कोई भी भाई इसका हेल्प करने को तैयार नहीं था उस समय पर, ठीक है। अगली स्लाइड में अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ईरान से शरण लेने के बाद अगली साल ये 1540 में दोबारा युद्ध करने आ जाता है उसी शेर शाह सूरी से। मतलब 1539 में हार के गया, 1540 में फिर से आ गया, और शेर शाह सूरी ने इसको इस बार फिर पछाड़ के मारा, बहुत घसीट के मारा इसको तरीके से। कन्नौज मतलब यूपी, वेस्ट सेंट्रल यूपी में। उसके बाद हुमायूं 15 सालों तक, जब तक शेर शाह सूरी रहा तब तक आया नहीं वापस हुमायूं। एक्चुअल में 1540 में हार के गया, 1540 से लेके 1555 तक शेर शाह सूरी का साम्राज्य रहा। उसके बाद 1555 में हुमायूं आता है, ये देखो 1555 में अगला युद्ध लड़ने आता है हुमायूं वापस। मतलब 15 साल इतना खौफ आ गया था, इतना मार मारी थी हुमायूं को कि दोबारा लौट के नहीं आया ये। उसके बाद 15 वर्ष का इसने निर्वासित यानी एग्जाइल ले लिया, मतलब भाग गया, अब नहीं आएगा, जैसे अब चला गया ईरान। उसके बाद इसने जब ये निर्वासन जोन में था, निर्वासन पीरियड में था, तो उस समय इसने अमरकोट के एक राजा थे राणा प्रसाद, उनके यहाँ पर शरण ली थी थोड़े दिनों के लिए। उसके बाद ईरान चला गया था 1542 में। वहां इसने अकबर को जन्म दिया था। कहाँ गया ये अकबर जी, ये आ गए, अकबर को जन्म दिया था, ठीक है। याद रखिएगा अमरकोट में राणा प्रसाद के यहाँ पे। उसके बाद बात करें एक्चुअल में जो कन्नौज में युद्ध हारा, उसके पहले चौसा का युद्ध हारा, उसकी कारण क्या थे। हुमायूं की विफलता के कारण, ये यूपीएससी ने और स्टेट पीएससी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कई बार पूछता है। तो अपन बात कर लेते हैं, टॉप 4 इसके कारण निकल के आते हैं। पहला है दुश्मन को कमता रखना। शेर शाह सूरी अभी अपन पढ़ेंगे, इतना जोरदार शासक था, और ये पॉलिटिकली ये रहे हैं कमजोर, फिसड्डी से बाप का मिल गया जो मिल गया। उसके बाद इसकी आप पहचान ऐसी लगा लो कि पापा ने बोला कि भाइयों में बांट लेना, भाई थे कमजोर, इतनी बुद्धि भी नहीं है कि खुद रख ले, भाइयों में फिर बांट दिया, भाइयों ने साथ भी नहीं दिया इसका। उसके बाद कमजोर राजनीतिक समझ, इसमें पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग उतनी ज्यादा नहीं थी, भाग जाता था इधर उधर से। उसके बाद तीसरा है भाइयों से सहायता प्राप्त न होना। जो इतने भाई बनाए इसने तीनों, क्या कहते हैं, कंधार दे दिया, यूपी दे दिया, यूपी का वो दे दिया, उसके बाद राजस्थान का अमरकोट दे दिया, अजमल दे दिया, मतलब सब दे दिया, तब भी भाई हेल्प नहीं कर रहे, तो क्या करें। और एक चीज है युद्ध हेतु अनुपयुक्त क्षेत्र। देखो ये है तुर्क का, ईरान का, इस जगह का है ये काबुल क्षेत्र का। वहां है पूरे पत्थर, चट्टान, पहाड़, बंजर एरिया, रेगिस्तान, ऐसा एरिया है, और ये उस जगह में लड़ने में माहिर है। और अब ये युद्ध लड़ रहा है कहाँ पर, कन्नौज में। उसके पहले चौसा यूपी बिहार में, कन्नौज यूपी में, यहाँ पर युद्ध लड़ रहा है। ये पूरे घने जंगल वाले क्षेत्र हैं, तो युद्ध का सही लोकेशन इसने, शेर शाह सूरी जो पहले से अफगानी शासक वहां बैठा है यूपी बिहार में, इसने इसको दौड़ा के इसलिए तो मारा, उसको पता था। सोचो गंगा नदी पार करने, अब देखो, अब देखो अपन ने अभी देखा था कि हुमायूं ने चौसा के युद्ध में हारा और शेर शाह सूरी ने भगा के मारा, तो उस गंगा नदी पार करने के लिए भिस्ती यानी कि नाव वाहक की सहायता लगी।
ये रेगिस्तानी पहाड़ी बंजर एरिया का व्यक्ति है, जहां नदी का नाम और निशान नहीं है उस तरफ अरब क्षेत्र में, तुर्की क्षेत्र में। तो इसको तैरना तक नहीं आता था कि गंगा नदी बेचारा तैर के पार कर ले। शेरशाह सूरी जैसे या फिर जितने जो हिंदुस्तान में सबको तैरना आता है, मुझे भी तैरना आता है, मेरे पास नदी। तो सोच के देखो, भिस्ती की तक सहायता ली, मतलब नाव वाह की सहायता लेनी पड़ रही नाव नदी पार करने में। तो इसको ज्योग्राफिकली आइडिया नहीं था कि हम कहाँ लड़ रहे हैं, है ना। तो बंजर जमीन की आदत थी इसको। तो ये 5 हैं जिनको याद रखेगा, यूपीएससी और स्टेट पीएससी पूछते हैं हुमायूं की विफलता के कारण। उसके बाद जो 15 साल तक नहीं आ पाया, इन्हीं रीजंस की वजह से नहीं आ पाया। ये चीज़ अपनी पक्की कर लेता तो भारत में बन जाता। उसके बाद बात करें 1555 में, जब ये 10-15 साल बाद वापस आया 40 के बाद, तो इसने 2 युद्ध लड़े एक ही साल में, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का। और ये आने की हिम्मत इसकी तब हुई जब इसको पता चल गया कि शेरशाह सूरी मर चुका है, क्योंकि इसका 1555 तक शासन है। 1555 में जैसे ही मरा, 1555 में हुमायूं वापस आ गया भाई साहब, और मच्छीवाड़ा और सरहिंद का इन्होंने युद्ध लड़ लिया। क्यों सरहिंद, ये लड़ने का मतलब था मच्छीवाड़ा और सरहिंद में शेरशाह के मरने के बाद पुनः दिल्ली पर इन्होंने सिंहासन स्थापित कर लिया। उसके पहले इनकी हिम्मत नहीं हुई थी। उसके बाद बात करें इनकी संस्कृति को, हाँ यहाँ से चीजें थोड़ी अब काम की शुरू हो जाती है। ये आपको एक्चुअल एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार ये भी पूछा लिया गया था। सांस्कृतिक योगदान में इन्होंने क्या किया, ये ना बहुत बड़ा ज्योतिष में बहुत गहरी रुचि रखता था, इतना पागल हो गया था ज्योतिष विज्ञान के पीछे कि ये 7 दिन के लिए 7 अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था। बताओ कि पागल आदमी इन चीजों में लगा रहता है। इसलिए तो इसको राजनीतिक समझ नहीं है, कहाँ से आएगी। गुरुवार को पीला कपड़ा पहनेंगे, मंगलवार को ये कपड़ा पहनेंगे, शनिवार को ये कपड़ा पहनेंगे, इन्हीं फालतू चीजों में लगा रहता है ये। तो कहाँ से समझ आएगी इसमें। गद्दार भाइयों को जमीन दे देंगे। उसके बाद स्थापत्य निर्माण में इसने क्या किया, दीनपना शहर बसाया। दीनपना एक्चुअल में दिल्ली के पास है, जिसको आज के समय पुराना किला वाली जमीन के पुराना किला वाला क्षेत्र कहते हैं। दीनपना शहर किसने बसाया, हुमायूं ने बसाया। पुराना किला नाम से चर्चित है। उसके बाद इसने फतेहाबाद में मस्जिद बनाई हरियाणा में। उसके बाद इसने हुमायूं का मकबरा, एक्चुअल में ये मर गया था, मैं अभी बताता हूँ। दीनपना में आगे बताऊंगा, एक पुस्तकालय बनवाया था, उसकी सीढ़ी से फिसल के मर गया था। तो हुमायूं का मकबरा बनवाया था इसकी बेगम हाजी बेगम ने दिल्ली में। पर जब इसका मकबरा बनवाया, सेम बाबर जैसे, जब इसका मकबरा बना दिल्ली में इसको दफनाया, पर कुछ समय बाद इसको ले जाके काबुल में, जहां इसके बहुजूद बाबर थे, वहां जाके दफना दिया। क्यों, क्योंकि ये इसकी अंतिम इच्छा थी। जब ये सीढ़ियों से गिरा, जब इसको पता चलेगा कि अब हम निपटने वाले हैं, तो उसने बोला कि हमको काबुल में जाके दफनाया जाए। तो इसको दफना के, पहले तो दफनाना पड़ता है ना बॉडी को, तो बॉडी को यहीं दफना के हुमायूं का मकबरा दिल्ली में दफना दिया। उसके बाद उसको निकाल के, मतलब पूरा उसका रीति रिवाज जो होता है, सम्मान पूरा वो यहाँ कर दिया, एक राजा का सम्मान। उसके बाद उसके शरीर को निकाल के काबुल में बाबर की कब्र के बाजू में इसको, वहां पे उनको सुकून से लिटा दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद मैं काबुल ले गए, अच्छा हाँ, काबुल ले गए। और अगली बार अभी आप ये हुमायूं का मकबरा देखेंगे ना, ये दोहरा गुंबद, आपको फोटो दिख रही होगी, ये दोहरी गुंबद पद्धति के आधार पर बना है। और ये पहला ऐसी दोहरी गुंबद पद्धति थी। और इसकी जो शैली थी उसको चारबाग शैली कहते हैं, आप फोटो में देख रहे होंगे, चारबाग शैली कहते हैं। और ये आगे का ताजमहल की जो जिस तर्ज पे बना है, उसका शुरुआती नमूना इसे ही माना जाता है, हुमायूं के मकबरे को। उसके बाद इसके बात करें कि इसने साहित्य और कला में क्या क्या योगदान दिया। इसने एक विशाल पुस्तकालय बनवाया था, कहाँ, अपने बनाए दीनपना शहर में, यहीं पर ये गिरकर मरा था। विशाल पुस्तकालय बनवाया था। उसके बाद इसने इसकी बहन क्या कहते हैं, बेगम गुलबदन बेगम ने इसकी पर बुक लिखी, हुमायूं नामा। हुमायूं के जीवन पर बुक लिखी थी, एक्चुअल में ये जीवनी थी। और ये किस भाषा में लिखी थी, फारसी भाषा में बेगम गुलबदन ने लिखी थी, वो इनकी बहन थी। ठीक है। उसके बाद चित्रकारी की बात करें भाई, ये 2 चित्रकार उठा के लिया। ये जो निर्वासन में था ना, एग्जाइल ड्यूटी पर था, तब अपने साथ जब लौट के आया ये युद्ध करने के लिए मच्छीवाड़ा और सरहिंद का, तो अपने साथ 2 चित्रकार लेके आ गया, मीर सैयद अली और अब्दुल है ये, अब्दुल समद। मीर सैयद अली और अब्दुल समद जब निर्वासन से लौट के, भाग दौड़ के लौट के आया, तो अपने साथ 2 चित्रकार लाया। और कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये दोनों चित्रकार मुगल चित्रकला की इन लोगों ने भारत में नींव रखी, भारत में रखी, याद रखिएगा। पहले से तो थे, जब भारत आए तो भारत में जो मुगल चित्रकला पढ़ी जाती है उसकी नींव किसने रखी,
मीर सैयद अली और अब्दुल समद, जो कि चित्रकार हुमायूं द्वारा ईरान से लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद निर्वसत से लौटते समय भारत लेके आया। ओके, ये कई बार पूछा गया है, आईएमपी चीज है। उसके बाद बात करें अगली चीज, इनके साहित्य कला में हजमनामा इन्होंने लिखी। हजमनामा इन्होंने क्या, चित्रकारी की एक पुस्तक है, उसको चित्रकला का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, ये किसने लिखी, इन्हीं दोनों ने लिखी, हजमनामा। उसके बाद इनकी मृत्यु कैसे हुई, मैंने बताया था, दीन पनाह सिटी में अपने पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर मर गए। ये लड़खड़ाए और निपट गए। एक एक्चुअल में ये बहुत आईएमपी चीज है कि लेन पूल एक इतिहासकार हैं, लेन पूल, उन्होंने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया, विच इज जेन्युइन कोट। जीवन भर इसने उल्टे सीधे काम करे, ज्योतिष विद्या में रुचि रखेंगे, 7 दिन के साथ कपड़े पहनेंगे और कोटेंगे। शेरशाह सूरी ने पटक के मारा इनको, तो सही बोला इन्हें, शेर अपने पूरे जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में मरा भी तो वैसे ही लड़खड़ाते हुए, सीढ़ियों से पैर फिसला, लड़खड़ाए और गिर पड़े। तो ये हुमायूं, मिस्टर हुमायूं गिर पड़े जहाँ खत्म होते हैं। पर जब हुमायूं उन 15 सालों के बीच में नहीं था, 36 से 40 तक था, 1536 से 40, फिर 40 से 55 15 साल नहीं था, और 55 से 56 1 साल था। तो उस 40 से 55 के बीच में जो 15 साल थे, उस समय था भारत, उत्तर भारत में शेरशाह सूरी। इसके भय की, इसने 2 बार पटक के मारा है, और इसके भय की वजह से हुमायूं भारत वापस नहीं आया था। तो इसके बारे में ये जरूरी है पढ़ना, और इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे, मतलब इसको पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना है अपन को। इसका मेनली प्रशासन पूछा जाता है, प्रशासन में कई सारी चीजें हैं, बहुत आईएमपी हैं, इसलिए अपन को पढ़ना पड़ेगा। पहले बात तो ये देखें कि शेरशाह सूरी कौन था भाई। इसका अपन मैप में देखें, आपको सर यहाँ बता देता हूँ मैं, ये अपना प्यारा सा भारत, ये पूरा यूपी, ये पूरा बिहार, बिहार के नीचे अपना थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं, उड़ीसा का क्षेत्र ले लो, थोड़ा झारखंड, उसके बाद थोड़ा अपर एमपी ले लो, ये पूरा एरिया दिल्ली तक, ये पूरा एरिया, ये उत्तर और उत्तर पूर्व भारत, ये एरिया, ये पूरा एरिया था एस का, एस मीन शेरशाह सूरी का। ठीक है, तो और ये अफगानी शासक था, ऑलरेडी यहीं पर बसा हुआ था, जो तुगलक सल्तनत काल के शासक थे, उन्हीं में से एक बच गया था। तो इसका स्टार्टिंग में नाम था फरीखा खां। ठीक है, फरीखा खां। मैं 1 मिनट इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यही नाम था, कि गड़बड़ तो नहीं है बात, आपको सही बतानी चाहिए। फरीक खां, सॉरी फरीका खान नहीं है, फरीक खां है ये। इसका एक्चुअल नाम फरीक खां था। जब हुमायूं को इसने 2 बार दौड़ा के मारा ना, चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में, तो इसने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी। इसने फरीक खान ने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली, तो उसका नाम हो गया शेरशाह सूरी। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज, एक कहानी कही जाती है इसके बारे में कि इसने शेर को मारा था, शेर का वध किया था, तो इसको शेरशाह कह दिया गया। ठीक है, अब कौन सी चीज है कौन सी नहीं, ये दोनों ही बातें सच है। ज्यादा सही बात ये है एक्चुअल में। ये तो फिर आगे चल के कह देते हैं कि शेर को मारा शेरशाह सूरी, गधा को मारा गधा सूरी तो पर जो यूपीएससी में काम की चीज है वो है ये, इसकी भू राजस्व व्यवस्था, मतलब कुल मिला के 1, इसकी 2, इसकी 3, 4, 5, ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है। इसने क्या क्या अच्छे काम किए, क्या क्या बुद्धि से काम किया, क्या क्या बलशाली काम किए, वो इसके हैं। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, भू राजस्व व्यवस्था पूछ ले, सड़कें पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो अपन को ये याद होनी चाहिए। भू राजस्व व्यवस्था पर हम बात करें, सबसे पहले तो इसने सिकंदरी गज बनाया। सिकंदरी गज, इसने पूरी जमीन जिसके पास थी पूरे का सर्वे करवाया, और सर्वे के लिए जो पैसा चल लगता था, उपज का 2.5% मात्र लेता था ये, जिनकी आय अच्छी होती थी, और पूरी जमीन का सर्वे करवाया ये, और अपना एक सिकंदरी गज दिया, जैसे बाबर ने गज दिया था ना, वैसा एक पैमाना दिया भूमि सर्वेक्षण का, राजा ने खुद दिया था, और उसके बेस पे इसने सर्वे करवाया था। और इसने उसके बाद सर्वे करवाने के बाद एक व्यवस्था चलाई, जो कि आजादी के बाद कुछ समय तक, ये पहली दूसरी पंचवर्षीय योजना तक भारत ने भी लागू करी थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसका थोड़ा टूटा फूटा रूप, इसका थोड़ा सुधरा रूप भारत ने लागू किया था, थोड़ा पुराना रूप शेरशाह सूरी ने लागू किया था। तो ये पॉलिटिकली मॉडर्न हिस्ट्री से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, इसलिए क्वेश्चन बन सकते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, क्या कहते हैं, उस जहां से भी कर कलेक्ट करना है ना, टैक्स कलेक्ट करना है या अनाज कलेक्ट करना है, उस जगह के लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, इन 5 जगहों का ये एक व्यक्ति, ये किसान, ये किसान, ये किसान, ये किसान, इनसे टैक्स अपन
ले लेंगे ये, और छोटे जो बाकी के सभी लोग हैं उनसे टैक्स ले लेंगे। तो मतलब हर जगह पर कुछ लोग तैनात कर देना और रैयत तैनात कर देना, रैयत मतलब क्षेत्र तैनात कर देना, और केवल हमें उनसे बात करनी है, फिर वो आगे फिर बाकी लोगों से टैक्स लेते रहेंगे, घर घर जाकर बात नहीं करनी है, ठीक है। तो इसने एक रैयतवाड़ी व्यवस्था बनाई, और रैयतवाड़ी में इसने किसानों को ही अपने टैक्स कलेक्शन में शामिल कर लिया। कोई एक व्यक्ति टैक्स नहीं कलेक्ट करता था, सभी किसान मिलके टैक्स कलेक्ट करके इसको एक फिर दे आते थे। इसको बोलते थे रैयतवाड़ी व्यवस्था। आगे अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस, तब अपन रैयतवाड़ी और महलवाड़ी दो व्यवस्थाएं पढ़ेंगे। उसके बाद बात करें इसकी मुद्रा व्यवस्था की, ये भी बहुत ये भी मॉडर्न इंडिया से कनेक्ट हो रही है। उसके बाद अभी ये भी मॉडर्न इंडिया से कनेक्ट होगी, और ये यूपीएससी के लिए आईएमपी है। पहली तो ये हो गई। दूसरी क्या है, चांदी का सिक्का चलाया इसने, जिसको इसने रुपया बोला था, और अंग्रेजों के ने जो रुपया चलाया था वो इसी की देन थी, इसी को आधार मान के अंग्रेजों ने रुपया चलाया था। मतलब सोचिए 1500 से लेके 1700-1800 तक जो सिक्का चलता आया अंग्रेजों के समय तक, वो शेरशाह सूरी की देन थी। वो और जो चांदी का सिक्का रुपया शेरशाह सूरी ने चलाया था, वो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बना। एक्चुअल में ये कहा किसने है, वी.एस. स्मिथ, ठीक है, यह नाम याद रखें। वी.एस. स्मिथ बहुत बड़े इतिहासकार हैं, कई बार इनका नाम इतिहास में आता है, मैं ही 5-6 बार इसको बोर्ड पर पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद बात करें प्रशासनिक विभाजन, राजा का साम्राज्य कैसे विभाजित था। सबसे पहले तो सबसे बड़ा पूरा साम्राज्य देश, उसके बाद साम्राज्य बटा था सूबों में, सूबा मतलब सूबा राज्य कहते हैं, जैसे भारत आज कई राज्यों में बटा है वैसे। उसके बाद सूबा बटा होता था जिला में, जिसको सरकार कहते थे। अपने यहाँ जैसे जिला को जिला ही कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट, वैसे उस समय जिला को सरकार कहते थे। उसके बाद इसने एक सड़क बनवाई, जीटी रोड। जीटी रोड मतलब ग्रांड ट्रंक रोड, नाम याद रखिएगा, बहुत आईएमपी है। जीटी रोड किसने बनवाई, यूपीएससी और स्टेट पीएससी में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये जीटी रोड कहाँ से गई है, ये पूरा दिल्ली से निकल के यहाँ तक वेस्ट तक कोलकाता तक गई है जीटी रोड। और यही आज के समय का NH1 और NH2 जो हाईवे आप देखते हो, वो पुराने समय का ग्रांड ट्रंक रोड है, जिसको किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी। व्यापार तो बहुत पहले से आ रहा था, तो ऐसी पगडंडी और अच्छा कच्चा रास्ता, कहीं अच्छा कहीं कच्चा, ऐसा रास्ता बना था, पर प्रॉपर एक फुल फ्लेज रोड किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने। सोचो 15 साल कुल शासन के इसने, मात्र 15 साल, और कितने सारे काम कर डाले इसने। और ये लड़खड़ाते आए, लड़खड़ाते निपट गए, कलर बदलेंगे कपड़े पहन के हुए, बताओ। उसके बाद इसने उत्तर को मध्य से जोड़ा। उत्तर को मध्य से मतलब जैसे अपना इंडिया, मध्य मतलब अपना इंडिया, मध्य मतलब अपना एमपी में एक क्षेत्र, एक जिला है बुरहानपुर। बुरहानपुर को कहते हैं कि ये बुरहानपुर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में ब्रिज का काम करता है। एक्चुअल में पूरी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, तो उनके बीच में गैप नहीं है ताकि आप ऊपर से नीचे आ पाओ। गैप केवल एमपी के बुरहानपुर जिले में गैप है, जहाँ की ऐसे दो पहाड़ों के बीच में से ट्रेन रूट भी वही उसी से निकलता है, और रोड रूट भी वहीं से निकलता है। तो वो एक ब्रिज था, तो उस ब्रिज को प्रॉपर रोड का काम करने का काम किसने किया, शेरशाह सूरी ने, जिसने नॉर्थ इंडिया और मिडिल इंडिया को जोड़ने का काम किया, पूरे रास्ते बना के, रोड बना के, ठीक है। और मध्य भारत से फिर आप दक्षिण चले जाते थे। उसके बाद इसने 1700 सराय बनाई। सराय मतलब आपने अशोक गुप्त इन सब के टाइम पर भी पढ़े होंगे। सराय मतलब आज के जमाने की होटल, मोटेल भी एक चीज होती है, मैं फ्रेज नहीं कर रहा हूँ, मोटेल भी एक चीज है, होटल रुकने की जगह, बौद्ध भिक्षुओं के रुकने की जगह, विश्राम करने की जगह, ऐसी सराय बनवाई, पुलिस चौकियां, ये पूरा कलेक्टिव एक चीज बोली जाती थी सराय। 15 साल के शासन में इसने 1700 सराय बनवा दी थी। उसके बाद बात करें इसकी न्याय व्यवस्था या कानून व्यवस्था, बहुत ही ज्यादा कठोर थी। ये एक मैंने लाइन लिखी है, सोने का सुरक्षित टोकरा। इसके समय में एक कहावत कही जाती थी, एक कहानी कही जाती थी कि अगर एक बहुत ही कमजोर और बुजुर्ग बुढ़िया, आप इमेजिन करो, एक बहुत ही कमजोर और बुजुर्ग माताजी बूढ़ी, अगर एक सोने से एकदम भरा हुआ टोकरा अपने सर पर लेकर गुजर रही हो, और इसके साम्राज्य में से किसी क्षेत्र से गुजर रही हो, चाहे वो घना जंगल एरिया हो, दूर दराज एरिया हो, सुनसान एरिया, कुछ भी हो, इसका न्याय और कानून इतना खतरनाक था कि किसी भी डाकू, चोर और चक्के अंजान की हिम्मत नहीं होती थी कि उस कमजोर बेचारी बुढ़िया से वो सोने का टोकरा या सोने में से कुछ चीजें छीन ले। इतना कठोर कानून था इसका कि मतलब एक कमजोर इसलिए इस कहानी में इस कैरेक्टर को क्यों बोला है, क्योंकि कहने का मतलब कि मतलब कोई बिल्कुल
निरसहाय से निरसहाय व्यक्ति के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता था, इतना कठोर कानून था इसका। जैसे कहते हैं ना दुबई 100% सेफ है, बाहर रोल्स रॉयस की चाबी रख दो घर के और कार खुली भी छोड़ दो तब भी सेफ है, तो वैसा ही कुछ सेफ था इसका साम्राज्य, जो कि इसने मात्र 15 साल में बना दिया था। इतना सुरक्षित, इतना एडवांस्ड, रोड देखो, जिला पूरा जिला को कितना अच्छे से बांटा है वो देखो, मुद्रा चला दी जो अंग्रेजों ने तक फॉलो करी, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि मॉडर्न इंडिया ने फॉलो करी कुछ समय तक, उसके बाद गज चला दिया, भूमि का सर्वेक्षण कर दिया, हुमायूं को 2 बार दौड़ा दौड़ा के मारा, अपने आप शेरशाह की उपाधि ले ली, लोग कहने लगे कि शेर मार के उपाधि ली है। तो ये कितनी बेहतरीन चीजें मात्र 15 साल में कर दी इसने। आगे अगली वीडियो में हम अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब पढ़ेंगे और मुगल काल की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करके इन 2 वीडियो में पूरा मुगल साम्राज्य खत्म कर देंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।